कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनका नाम सुनते ही लगने लगता है कि यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इस साल पेपर में आएगा। बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोसले का नियम, और यह हर साल पेपर में आता है। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से ये क्वेश्चन हर साल पेपर में रखा हुआ मिलता है, मानो या ना मानो। यूनिट 7 है एक्सरे एंड एक्सरे स्पेक्ट्रा, और पेपर सेकंड का नाम तो आप लोगों को याद ही है, पेपर सेकंड है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा दूं मोसले का नियम। ओके सर, ओके 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 करवा दो आप स्टार्ट, छोड़ो मत। चलिए साहब, मोसले का नियम। अच्छा ये कभी पढ़ा है आपने? अरे सर पता नहीं, पढ़ाना पड़ा। मोसले लो, ओके 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 ठीक है। तो मोसले का नियम, अरे बड़ा इजी नियम होता है। पहले एक लाइन याद कर लो, ये स्पेशल लाइन आप लोगों के लिए है, मानो या ना मानो। एक्सरे वर्णक्रम, जिसको आप स्पेक्ट्रम भी कह सकते हो, तो एक्सरे वर्णक्रम पहले याद कर लो, क्योंकि पूरे नियम में यही चीज़ फैली हुई है, इसलिए पहले इसे याद कर लो कि एक्सरे वर्णक्रम होता है, एक्सरे स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब सन 1913 में मोसले ने, ठीक है, एक्सरे वर्णक्रम का विस्तृत अध्ययन किया और एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे आप मोसले का नियम कहते हो। और ये नियम क्या कहता है आपसे? ये नियम कहता है एक्सरे वर्णक्रम रेखा की आवर्ती लक्ष्य के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। ये था मोसले का नियम। लेकिन मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा, इसलिए लिखवाता हुआ चलूंगा और हर एक लाइन को क्लियर करते हुए चलेंगे, और यही हमारा शुरू से अब तक पर्पस रहा है। नोट्स की तो बाहर से आपको ज़रूरत है ही नहीं, क्यों ज़रूरत पड़ेगी जब मैं लिखवाता हूँ तो ये बात कब की है? ये बात है सन 1913 की, ठीक है, 1913 में, ठीक है। किसने? मोसले ने। ओके 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 ओके, सन 1913 में किसने बेटा? मोसले ने। ठीक है ठीक है सर, 1913 में मोसले ने, ठीक है। एक्स रे, ठीक है सर, एक्सरे वर्णक्रम, एक्सरे वर्णक्रम का विस्तृत अध्ययन किया, ठीक है, विस्तृत अध्ययन किया, ठीक है, अध्ययन किया और एक नियम प्रतिपादित किया, और एक नियम प्रतिपादित किया, ठीक है सर, प्रतिपादित किया, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कि जिसे मोसले का नियम कहते हैं। ओके, जिसे मोसले का नियम कहते हैं। अब ये बताओ, क्या ये लाइन आपको याद नहीं होगी भैया? जिसे मोसले का नियम कहते हैं, ठीक है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, क्योंकि यार दे के आना पड़ेगा पेपर में, आप बीएससी 5th सेमेस्टर में हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट लाइन में मेरे पास पॉइंट आता है। तो ये नियम बताना क्या चाहता है आपसे? ये नियम कहता है कि एक्सरे वर्णक्रम रेखा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि इस लाइन को याद कर लो, एक्सरे, ठीक है, वर्णक्रम रेखा, वर्णक्रम रेखा की जो आवृत्ति होती है ना, रेखा की जो आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी होती है, रेखा की जो आवृत्ति होती है, यानी कि एक्सरे वर्णक्रम रेखा की जो आवृत्ति होती है, वो भैया लक्ष्य, जिसे हम टारगेट बोलते हैं, ठीक है, यानी कि लक्ष्य, ठीक है, के एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर पर निर्भर करती है। क्या बात है भाई, पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। अब इन्होंने निर्भर करती है, अब इन्होंने यार ये पता कर लिया कि एक्सरे वर्णक्रम रेखा की जो आवृत्ति होती है वो लक्ष्य के एटॉमिक नंबर पर निर्भर करती है। अब बात यहाँ ये आती है, निर्भर कैसे करती है? क्या वर्णक्रम रेखा की जो आवृत्ति है वो अनुक्रमानुपाती होती है या व्युत्क्रमानुपाती होती है? ये सब चीज़ की व्याख्या मोसले ने करी, क्योंकि हम तो अनजान थे उस टाइम भी और आज भी इस चीज़ को, जैसे कि आप लोग अनजान है, पढ़ रहे हैं, आप लोग इसके बारे में नॉलेज ले रहे हैं, तो पता चलेगा कि ऐसे ऐसे होता था या ऐसे ऐसे हुआ है और ऐसे ऐसे होता रहेगा, ठीक है। चलिए अब ये क्या है कि भाई ये नियम आपसे ये कहता है, लाइन पे फोकस करना, मेनली लिया हमारा ये वाला आता है कि इस नियम के अनुसार, फोकस करें ठीक से, इस नियम के अनुसार, ठीक है भैया, इस नियम के अनुसार, हाँ सर बता दो आप क्या होने वाला, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक है, किसी, हाँ, किसी एक्स रे, ठीक है, वर्णक्रम, एक्स रे वर्णक्रम रेखा की आवृत्ति जो होती है, रेखा की आवृत्ति, ओके ओके, रेखा की आवृत्ति,
ठीक है, आवृत्ति किसी एक्सरे वर्णक्रम रेखा की आवृत्ति, ठीक है, लक्ष्य के, फोकस करें लाइन पर, लक्ष्य के, ठीक है, एटॉमिक नंबर जिसको आप कहते हो हिंदी में परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक के वर्ग के, परमाणु क्रमांक के वर्ग के, परमाणु क्रमांक के वर्ग के कैसी होती है बेटा, अनुक्रमानुपाती होती है। ओके, अनुक्रमानुपाती होती है। ओके, अनुक्रमानुपाती होती है। अच्छा, अनुक्रमानुपाती होती है अर्थात सर क्या लिख सकते हो आप, मैंने बोला एक्सरे वर्णक्रम रेखा की जो आवृत्ति होती है न्यू, वो एटॉमिक नंबर के वर्ग के कैसी होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अच्छा, मैं अनुक्रमानुपाती का साइन हटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट ए आ जाएगा जेड माइनस के बी का स्क्वायर, ठीक है, और यही क्या है मेरे पास मोसले का नियम होता है। अब ए और बी क्या चीज़ है यहाँ पर, सर इसके बारे में बता दो, क्योंकि सर इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है, आ जाएगा ये। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए और बी क्या चीज़ है। जहाँ ए तथा वी जो है ना, जहाँ ए तथा वी वो भैया कॉन्स्टेंट है, क्या है बेटा, ये कॉन्स्टेंट होते हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, ए तथा वी कॉन्स्टेंट है। अच्छा, ए तथा वी कॉन्स्टेंट है, या आप इसको बोलते हो शिल्डिंग इफेक्ट, नाम सुना ना, अभी बताऊंगा आपके, इलेक्ट्रॉनों का शिल्डिंग इफेक्ट एटॉमिक नंबर में, ठीक है, एटॉमिक नंबर में से घटा दिया गया है। अभी इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं आवरण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव, अभी बताऊंगा क्यों घटाया गया। फिलहाल तो अभी हमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, और ग्राफ की जरूरत हमें ऐसे पड़ेगी, पहले ये नियम याद कर लो, ठीक है, कि जो एक्सरे वर्णक्रम रेखा की आवृत्ति होती है वो एटॉमिक नंबर के वर्ग के कैसी होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। जैसे मैंने अनुक्रमानुपाती का साइन आया तो मेरे पास एक कांस्टेंट आ गया, ए एंड बी दोनों के दोनों क्या है, हमारे कांस्टेंट है, हम राइट। ओके ओके, अरे यार ये भी कोई सोचने वाली बात है। अच्छा ठीक है, अगर मैं आवृत्ति का वर्गमूल लूँ, ठीक है, ये ध्यान देना लाइन पे जरा, अगर मैं आवृत्ति का वर्गमूल ले लूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वर्गमूल लूँ, वर्गमूल लूँ, अगर मैं आवृत्ति का वर्गमूल यानी कि रूट न्यू तथा 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 लक्ष्य के, ध्यान देना बेटे, लक्ष्य के एटॉमिक नंबर, इसको हम कहते हैं परमाणु क्रमांक, लक्ष्य के एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक के बीच, ठीक है, ग्राफ खींचा जाए, ग्राफ खींचा जाए तो बेटा हमेशा ध्यान देना, खींचा जाए तो एक सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा क्या होती है, प्राप्त होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है। सोचने वाली बात है भैया, सोचने वाली बात है, यानी कि परमाणु क्रमांक के बीच ग्राफ खींचा जाए तो हमें क्या मिलता है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब एक पॉइंट पे और विशेष तौर पे ध्यान देना, मैं लूंगा एक श्रेणी मेरे पास के होगी, एक श्रेणी मेरे पास कौन सी होगी, एल होगी, तो के श्रेणी में, के श्रेणी में एक्स रे वर्णक्रम की जो वर्णक्रम रेखा की आवृत्ति, ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती है। अब इस लाइन को भी हम देखेंगे, पहले ग्राफ बना लें, पहले ग्राफ बना लें, या पहले चलो मैं लिख दे रहा हूं यार, पहले लिख दे रहा हूं मैं के श्रेणी में, ठीक है, के श्रेणी में, ठीक है, के श्रेणी में एक्स रे, के श्रेणी में एक्स रे, ठीक है, वर्णक्रम, एक्स रे वर्णक्रम रेखा की आवृत्ति जो होती है, रेखा की जो मेरे पास आवृत्ति है, ठीक है, आवृत्ति, वो एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, एटॉमिक नंबर बढ़ने पर लिख दो, छोड़ो इतना, एटॉमिक नंबर बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है। चलिए अब ग्राफ से हम चेक कर लेते हैं, ग्राफ से हम चेक कर लेते हैं भाई। चलिए स्ट्रेट लाइन आप लोग बड़ी अच्छी तरह से बनाना जानते हैं भाई, मुझे क्या पता इस बोर्ड पे स्ट्रेट लाइन ना बन सके, थोड़ी लाइनें अप डाउन हो जा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इधर मैं क्या शो कर दूं, इधर मैं लूँगा आवृत्ति का वर्गमूल, लो साहब, इधर मैंने आवृत्ति का वर्गमूल लिया, और इधर लूँगा मैं जेड, जेड क्या लूँगा, हमें परमाणु क्रमांक, ठीक है, यहाँ पे जेड क्या चीज़ है, परमाणु क्रमांक है, ध्यान देना, ठीक है, हो गया इतना। तो आवृत्ति कितनी है, न्यू, और जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है, ए और बी मेरे पास क्या कांस्टेंट है, इतना तो पता ही है आप लोगों को। चलिए यहाँ पे शो कर दो 0, बेटा मैं शो करूँगा यहाँ पे 50 से, फिर मेरे पास
55 परमाणु क्रमांक, फिर मेरे पास 60, फिर मेरे पास 50, 55, 60, 65, फिर मेरे पास 70, 75, ऐसे ये वाला 20, 25, 30, 35, ठीक है 35, फिर मेरे पास 40, 45 और फिर मेरे पास 50, इतना। अब जो तुम्हारे पास आवर्तियाँ आएंगी, यानी कि जो मेरे पास रेखा होगी ना, मैंने बोला के श्रेणी की रेखा ये, ठीक है बेटा, मैंने क्या बोला, के श्रेणी की रेखा, ये इस टाइप से। तो ये जो रेखा है मेरे पास, ये के अल्फा हो गई, बीच वाली के बीटा हो जाएगी और ये वाली के गामा हो जाएगी, ठीक है, अल्फा बीटा गामा 3 रेखा। तो क्या मिली मुझे, एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। अगर आप एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ाते हो, ठीक है, तो एक्सरे वर्णक्रम रेखा की आवर्ती क्या होती है, वैसे वैसे लगातार बढ़ती जाती है, क्योंकि अनुक्रमानुपाती है ना, तो अनुक्रमानुपाती है तो एक स्ट्रेट लाइन आनी है। कभी आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, तो ओम के नियम में वी और आगे भी ग्राफ कैसा आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता। इसका मतलब यह है कि जब जेड बढ़ेगा तभी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, जब जेड घटेगा तभी फ्रिक्वेंसी घटेगी, समझ गए। तो इसीलिए क्या आती है, अनुक्रमानुपाती में एक स्ट्रेट लाइन आती है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे लक्ष्य का, और वैसे वैसे एक्सरे वर्णक्रम रेखा की आवर्ती क्या होगी, लगातार बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ग्राफ है और यहां तक का जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं मोजले के नियम करने वाला हूं प्रूफ। चलिए हो गया यहां तक, अब कर देते हैं इसका डेरिवेशन, ठीक है, डाल दो मैं हेडिंग, ओके ओके। डेरिवेशन ऑफ मोजले लो, डेरिवेशन, ठीक है भैया, डेरिवेशन ऑफ मोजले, ओके ओके ओके, डेरिवेशन ऑफ मोजलेस लो, ओके ओके सर, ओके कर दो भैया। चलिए करते हैं, मोजले के नियम का व्युत्पन्न कर देते हैं। तो सबसे पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। अब फॉर्मूला क्या है, अरे यार फॉर्मूला बहुत बढ़िया होता, एक साइंटिस्ट का नाम था बोर, तो बोर के अनुसार या बोहर के अनुसार, कोई दिक्कत नहीं, आप बोर कर दो, बोहर कर दो, लिख दो, बोहर के अनुसार, ठीक है बेटा, या बोहर मॉडल के अनुसार, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि n1 क्वांटम संख्या में, n1 क्वांटम संख्या की कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा का एक फॉर्मूला आता है, यानी कि n1, ध्यान देना, n1 क्वांटम, ठीक है, n1 क्वांटम नंबर, n1 क्वांटम नंबर की कक्षा से, ठीक है, कक्षा से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का फॉर्मूला। बताओ जरा क्या होता है बेटे, आवश्यक ऊर्जा का एक सूत्र आता है, और वो क्या होता है, वो होता है E1 बराबर, ज़्यादा बड़ा प्रूफ ना, छोटा सही है, E1 बराबर 2π² m e⁴ z का स्क्वायर, ठीक है, ओके ओके, फिर n का स्क्वायर, h का स्क्वायर, 4πε0 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये E1 की वैल्यू आ गई। अब पता है कि इलेक्ट्रॉनों के शिल्डिंग इफेक्ट को गणना में लेने पर, ठीक है, जो नाभिकीय आवेश Ze होता है, नाभिकीय आवेश Ze होता है, वो Ze से बदलकर तुम्हारा कितना हो जाएगा, Z - के V हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के, किसके बेटे, इलेक्ट्रॉन्स के शिल्डिंग इफेक्ट को, ठीक है, शिल्डिंग इफेक्ट को, इलेक्ट्रॉन्स के शिल्डिंग इफेक्ट को, ओके सर, को गणना में लेने पर, ठीक है, गणना में लेने पर जो नाभिकीय आवेश होता है ना, नाभिकीय आवेश जो होता है, गणना में लेने पर, अरे भैया नाभिकीय आवेश, ठीक है, Ze से घटकर कितना हो जाता है, Z - के Ve हो जाता है, अब क्या होगा, हो जाता है। तो अब E1 की जो वैल्यू हमारी होगी वो होगी 2π² m e⁴, अब Z - के B का होल स्क्वायर, समझ में आया। B क्या है, यहाँ पे शिल्डिंग इफेक्ट होता है यहाँ पर भी, तो ये आ जाएगा n², ये आ जाएगा h²। हाँ, जब मैंने कक्षा कौन सी ली है, 1 ली है, तो मेरे पास यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा, n² h², ठीक है, और 4πε0 का क्या आ जाएगा मेरे पास, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया E1, ठीक है। इक्वेशन नंबर में इसको बना लूंगा 1। अब इसी तरह से मैं E2 का मान निकाल लूंगा कि N2
क्वांटम संख्या QUANTUM, N2 क्वांटम संख्या की कक्षा, N2 क्वांटम संख्या की कक्षा से इलेक्ट्रॉन को, ठीक है भैया, इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए, ठीक है, आवश्यक ऊर्जा का फॉर्मूला हमारा कितना होता है, सेम फॉर्मूला लगेगा, बस N1 की जगह मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर m⁴ z माइनस के b का होल स्क्वायर, और फिर मेरे दोस्तों ये आ जाएगा n का स्क्वायर, ठीक है, और फिर मेरे पास आ जाएगा h का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा N2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आप जानते हो बोर के 3 नियम थे। पहला नियम MBR बराबर NH/2 पाई था, ठीक है, और जो तीसरी परिकल्पना थी वो क्या थी, Hν बराबर E2 माइनस के E1, ठीक है, यानी कि बोहर की तीसरी परिकल्पना से, ठीक है, परिकल्पना से। अच्छा, बोहर की तीसरी परिकल्पना कौन सी थी, जो Hν होता है वो E2 माइनस के E1 के बराबर होता है, आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, E2 की वैल्यू कितनी है, देखो मैं डायरेक्ट सारे मान रख के निकाल दूंगा, फिलहाल मैं इसको सोल्व नहीं करूंगा। जब E2 में से इस E2 में से E1 घटाओगे तो ये देखो ये सब कॉमन है, ये भी कॉमन होगा, ये सब कॉमन होगा हमारा, ठीक है, ये सब क्या है हमारा कॉमन होगा, तो बचेगा हमारा कितना, N1 स्क्वायर बचेगा, N2 स्क्वायर बचेगा, तो मैं सब कॉमन ले लूँगा। शॉर्टकट में बिल्कुल लिख दे रहा हूँ, 2 पाई स्क्वायर m⁴ z माइनस b का होल स्क्वायर, और अपोन में बेटा कितना आ जाएगा हमारा ये h स्क्वायर, ठीक है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, और यहाँ रह जाएगा 1 अपॉन, क्योंकि N2 में से घटाया है N2 स्क्वायर माइनस के 1/N1 का स्क्वायर, ठीक है, और ये आ गया मेरे पास Hν। अब जो गुणा वाला h इधर आ जाएगा तो इधर काय में आ जाएगा, हमारा भाग में आ जाएगा, तो ν की जो वैल्यू मिलेगी मुझे वो मिलेगी 2 पाई स्क्वायर m⁴ z माइनस b का होल स्क्वायर, और अपोन में आ जाएगा h का क्यू, कितना आ जाएगा बेटे, h का क्यू, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास 1/N2 का स्क्वायर माइनस के 1/N1 का स्क्वायर। लाइन पे ध्यान देना, यानी कि इस समीकरण की सहायता से, इस इक्वेशन की सहायता से मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इस समीकरण की सहायता से एक्स-रे वर्णक्रम रेखा की आवृत्ति ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। लाइन पे इसको इक्वेशन नंबर आप 3 कर लेना, क्योंकि जरूरत पड़ सकती है इसकी, में से पड़ेगी नहीं अब, लेकिन पढ़ भी सकती है एक चांस को। तो इस इक्वेशन की सहायता से, ठीक है, इस इक्वेशन की सहायता से, ठीक है भैया, इस इक्वेशन की सहायता से, ठीक है, एक्स-रे वर्णक्रम, इस इक्वेशन की सहायता से एक्स-रे वर्णक्रम रेखा की आवृत्ति ज्ञात की जा सकती है, आवृत्ति ज्ञात की जा सकती है। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी तेजी से। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें रेखाएं पकड़नी है। कौन सी रेखाएं, एक तो हमारे पास K रेखा है, और एक हमारे पास लेंगे L, यानी कि K श्रेणी पकड़नी है और L श्रेणी पकड़नी है। तो पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, कर दूँ मैं इसको अरेंज, ठीक है भैया। इसका अब हमारे पास कोई काम नहीं बचा, बस थोड़ा सा और रह गया है, हो जाएगा आराम से, ठीक है। ओके सर, ओके 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 ओके, चलिए इसका काम तमाम करते हैं। है बड़ा इजी, ये मोसले का नियम है बड़ा इजी, पर तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का लग गया होगा, बस इतना होगा, है बहुत इजी। चलिए, वर्णक्रम रेखा की आवृत्ति ज्ञात की जा सकती है। इसके बाद में मैं क्या करने वाला हूँ, आप बता दो क्या करने वाला हूँ मैं, ठीक है। देखो, के श्रेणी में, ठीक है। तो पहला पॉइंट, के अल्फा रेखा के लिए, ठीक है, के अल्फा रेखा के लिए। तो यहाँ पर जो N2 का मान होगा के अल्फा रेखा के लिए, जो N1 का मान होगा वो 1 होगा, और जो N2 का मान होगा वो कितना होगा बेटे, 2 होगा। अच्छा, के बीटा रेखा के लिए, ठीक है, के बीटा रेखा
लिए जो n2 का मान होगा, n1 का मान तो हमेशा एक ही रहेगा, लेकिन n2 का मान कितना हो जाएगा 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अच्छा ठीक है, L श्रेणी की बात करूं मैं, L श्रेणी में, ठीक है, तो K अल्फा मतलब L श्रेणी है तो L अल्फा रेखा के लिए, L अल्फा रेखा के लिए, ठीक है बेटे, L अल्फा रेखा के लिए जो n1 का मान है वो 2 होगा और n2 का मान कितना होगा बेटा 3 होगा। और जो L बीटा रेखा है मेरे पास, L बीटा रेखा के लिए, ठीक है, जो n1 का मान है वो 2 होगा, लेकिन n2 का मान यहाँ पर 3 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 6 डॉट 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 चलता रहेगा। ठीक है, अब सारे के सारे मान उठा के जब यहाँ रखोगे ना तो हल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे n2 मान लो के अल्फा रेखा के लिए लगाना मुझे तो 1 लगाओ, यानी कि n2 का मान 2 का वर्ग करो और n1 का मान 1 का वर्ग करो, सोल्व कर लो, साला कांस्टेंट ही मिलेगा आपको कांस्टेंट ही मिलेगा। अगर आप के बीटा रेखा के लिए लगाओगे तो n1 का मान 1 लगाओ और n2 का मान 3 लगाओ, तो अब हल करो तो ऐसा करके 1/3 का वर्ग माइनस के n1 1 का वर्ग, तो भी आपको एक संख्या मिलेगी, जैसे 3 5 10 15 या 20 जो भी मिल जाए संख्या मिलेगी आपको, तो वो भी कांस्टेंट होती है। तो सबका सब हमारा क्या हो जाता है, यानी कि ये भी कांस्टेंट हो जाता है जब ये मान रखेंगे हम। सोच लो जरा, दिमाग लगाओ जरा एक बार से करके। अगर मैं के अल्फा रेखा के लिए यहाँ पे 1 लगाऊंगा, यहाँ 2 लगाऊंगा, तो 1/2 का वर्ग माइनस 1/1 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो गया 4 हो गया, 1 का वर्ग मेरे पास 1 हो गया। हल कर लो, 4 1 ही का ना 1 4 ही का ना 4। इस तरह से ये आप सोल्व कर सकते हो, इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो क्या आनी है, संख्या ही आनी है, ध्यान देना, क्या आना है हमारा, संख्या आनी है, एक संख्या आनी है। तो मतलब वो भी मैं कांस्टेंट में ले लूँगा। जब मैं कांस्टेंट में ले लूँगा तो मुझे समीकरण 3 से क्या प्रूफ हुआ, समीकरण 3 से मुझे ये प्रूफ हो रहा है कि समीकरण 3 से मुझे प्रूफ हो रहा है मेरे दोस्त कि जो आवर्ती होती है न्यू वो केवल z माइनस बी के कैसी है, अनुक्रमानुपाती है, कि वर्ग के अनुक्रमानुपाती, क्योंकि बाकी तो सब ये भी कांस्टेंट बन जाएगा और ये भी कांस्टेंट बन जाएगा, तो बचेगा क्या z माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जैसे ही मैं कांस्टेंट जब समानुपाती का चिन्ह हटाता हूँ तो इन सब की जगह, ध्यान देना, इन सब की जगह ये मेरे पास आ जाएगा a z माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, z माइनस बी का होल स्क्वायर, और यही क्या है मेरे पास, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं भैया, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे मोजले का नियम कहते हैं, इसे मोजलेस लो कहते हैं, इसे मोजलेस लो कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये एक बात मैं आपको और बता दूं कि भैया के श्रेणी के लिए लाइन पे ध्यान देना कि अगर मैं के अल्फा लूँ लाइन, ये समझ में आया यहाँ तक, ठीक है, तो इसे मोजले लो कहते हैं। ठीक है, अब देखो के अल्फा रेखा के लिए, ठीक है, लाइन पर फोकस करें, के अल्फा रेखा के लिए जो ए की वैल्यू है वो आती है 3/4 RC और बी का मान कितना था बेटे, 1 आता। ध्यान देना, के रेखा के लिए ए का मान 3/4 RC और बी बराबर 1। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, एल अल्फा रेखा के लिए कितना आ जाएगा, एल अल्फा रेखा के लिए, एल अल्फा रेखा के लिए ए का मान कितना आएगा 5/36 RC, ठीक है, और बी का मान आएगा 7.4, बी का मान कितना आएगा 7.4। अब एक चीज़ तो बता दूं, आर जो है यहाँ पे ऋण वर्ग नियतांक है और सी जो होता है वो हमारा क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ इस लाइन को भी, पहले यहाँ तक का स्क्रीन शॉट ले लो, फास्टली ले लिया होगा है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ओके 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 ओके, चलिए अब आगे देखते हैं भाई इस कहानी को। बस हो चुका है, थोड़ा सा और रह गया है, जहाँ आर क्या है, जहाँ आर जो है वो ऋण वर्ग कांस्टेंट होता है। ठीक है, ऋण वर्ग कांस्टेंट होता है। ओके, ऋण वर्ग कांस्टेंट है, ये ऋण वर्ग कांस्टेंट है ये। उसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.097 मीटर इनवर्स। और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, इसका मान नहीं पता, बल्कि फॉर्मेट एकदम, तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। बस डेट सोल्व हो गया हमारा मोजले का नियम, कर लोगे ना यहाँ तक कवर। ठीक है, तो के अल्फा रेखा के लिए ए का मान 3/4 RC आता, बी का मान 1 आता, और एल अल्फा रेखा के लिए ए का मान 5/36 RC आता, और बी का मान कितना आता तुम्हारे पास 7.4 आया था। ठीक है, तो इसको बढ़िया करके तैयार करो, काम में आएगा आपके ये मोजले का नियम। अब एक चीज़ और है, अच्छा इसके यूजेस मैं करवा दूँ भैया,
एप्लीकेशन करवा दूं? अरे यार कैसी बात कर दी आपने। एप्लीकेशन ऑफ मोजले लो, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ मोजलेस लो। अच्छा बेटे जल्दी बताओ पहला नियम क्या होगा? तो मोजले के नियम के निम्नलिखित अनुप्रयोग, ऐसे लिख दो, ऐसा करके मोजले के नियम के, ठीक है सर, मोजले के नियम के निम्नलिखित उपयोग है, के निम्नलिखित उपयोग हैं। चलिए ज़्यादा नहीं, निम्नलिखित उपयोग है, ठीक है भैया, मोजले के नियम के निम्नलिखित उपयोग हैं। अच्छा पहला उपयोग क्या? पहला है रेयर अर्थ मेटल, दुर्लभ मृदा धातुओं, ठीक है, का किसी टाइम परमाणु क्रमांक ज्ञात नहीं था। अब उनका परमाणु क्रमांक ज्ञात करने के लिए हमने एक्स रे वर्णक्रम का पहले अध्ययन किया और उसके बाद मोजले के नियम से उनके एटॉमिक नंबर को ज्ञात किया। यानी कि ये पहला नंबर मैं लिखने वाला हूँ, दुर्लभ, ठीक है बेटे, मृदा धातुओं, दुर्लभ मृदा धातुओं के एक्स रे वर्णक्रम, एक्स रे वर्णक्रम का अध्ययन करके, लाइन पर फोकस करें, का अध्ययन करके मोजले के नियम द्वारा, ठीक है, मोजले के नियम द्वारा, ठीक है, मोजले के नियम द्वारा, यानी कि दुर्लभ मृदा धातुओं के एक्सरे वर्णक्रम का अध्ययन करके मोजले के नियम द्वारा, ठीक है, इनके मोजले के नियम द्वारा इनके एटॉमिक नंबर, इनके एटॉमिक नंबर को ज्ञात किया, इनके एटॉमिक नंबर को ज्ञात किया। ये पहला नंबर हो गया हमारा, ठीक है, ओके, ठीक है, दुर्लभ मृदा धातुओं के एक्सरे वर्णक्रम का अध्ययन करके मोजले के नियम द्वारा इनके एटॉमिक नंबर को ज्ञात किया, या ठीक है, द्वारा इनके एटॉमिक नंबर को ज्ञात किया, ठीक है। दूसरा नंबर मेरे पास क्या है? दूसरा नंबर मेरे पास आता है कि इस नियम के अनुसार सभी तत्व जो होते हैं वो समान इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, परंतु उनकी जटिलता जो होती है, उनकी जटिलता, ठीक है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। ये लाइन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, यानी कि मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर एक लाइन बहुत काम की ये वाली, यानी कि मैंने क्या बोला कि इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार, ओके 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 ओके, इस नियम के अनुसार सभी तत्व जो होते हैं वो सरल इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, सरल इकाइयों से मिलकर क्या होते हैं बेटे? बने होते हैं, ठीक है, परंतु तत्वों की जो जटिलता होती है, तत्वों की जटिलता, ठीक है, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर क्या होती है? हमेशा बढ़ती है, ठीक है। अच्छा एक नंबर और रह गया, थर्ड नंबर रह गया, ठीक है, तो थर्ड नंबर देखो जरा इसका आप। तो थर्ड नंबर में देखो कुछ ऐसे एलिमेंट थे जैसे हाफनियम हो गया, टेक्नीशियम हो गया, प्रोमेथियम हो गया और रेनियम हो गया। इन एलिमेंट की खोज ही इस नियम के अनुसार हुई, यानी कि इस नियम से खोज की गई इनकी और आवर्त सारणी को पूरा किया गया। और मैं ये लाइन लिखने वाला भी हूँ कि कुछ नवीन तत्व जैसे मैं बोल दूंगा हाफनियम, ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटे इसका? हाफनियम 72 हो गया, ठीक है, और इसके बाद मेरे पास हाफनियम हो गया और एक एलिमेंट हो रहा है प्रोमेथियम, चलो मैंने मान लिया प्रोमेथियम का परमाणु क्रमांक होता है 61, ठीक है, यह मान लिया मैंने, और रेहनियम RH हो गया मेरे पास, इसका परमाणु क्रमांक 75, टेक्नीशियम मान लिया मैंने TC, ठीक है, टेक्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना है बेटा? 43, ठीक है, आदि कुछ नवीन तत्व जैसे आदि की खोज, ठीक है, इस नियम से की जा सकी तथा आवर्त सारणी को पूर्ण किया, तथा आवर्त सारणी को क्या करा इन्होंने बेटा? पूर्ण किया, तथा आवर्त सारणी को पूर्ण किया, ठीक है,
पूर्ण किया, लगा लो हिसाब। बस 3 यूजेस बहुत हैं, तो आराम से इन 3 यूजेस को पढ़ो, और ये जो 3 यूजेस हैं ये बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, ठीक है। ओके, कर लोगे ना इस मोज़ले के नियम को कंप्लीट, पक्का। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।